हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीजे में। आज हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 8 का ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो सकें और जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक याद हो सके। और दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी ट्रिक्स मिल सकें। दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। पहला, जल निकासी में सुधार करना। दूसरा, निच्छालन करना। तीसरा, वाष्पीकरण में वृद्धि करना। चौथा, जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। उपर्युक्त विधियों में से कौन सी लवण प्रभावित मृदा के उपचार हेतु प्रयोग की जा सकती है? ए, केवल 1, 2 और 4। बी, केवल 3 और 4। सी, केवल 1 और 2। डी, केवल 2, 3 और 4। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों, तो अपन इसमें शब्द आया है दोस्तों कि लवण प्रभावित। तो दोस्तों, ये लवण प्रभावित, लवण मतलब होता है कि जो जल होता है उसमें जो उसके पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा ना तो अधिक होना और ना उसकी मात्रा कम होना। यानी कि जैसे कि पौधों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों जल की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि पहला दिया है कि जल निकासी में सुधार करना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि जल अधिक हो जाएगा तो जो जड़ें होंगी पौधों की वो दोस्तों क्या हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी, जिससे कि वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे और पौधे जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसमें दूसरा दिया है कि निच्छालन करना। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा दिया है कि बाष्पीकरण में वृद्धि करना। दोस्तों, यदि बाष्पीकरण में वृद्धि करेंगे तो जो उसकी लवणता है वो भी उसकी बहुत अधिक हो जाएगी। यदि लवणता अधिक होगी तो फिर वो क्या करेंगे दोस्तों, बाष्पीकरण यदि अधिक करेंगे तो उसको अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वो अपने अंदर जल अधिक नहीं एकत्रित कर पाएंगे। यानी कि जो इसका तीसरा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और चौथा है कि जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। तो ये दोस्तों सबसे अच्छा जो मिश्रण माना जाता है लवण प्रभावित के उपचार के लिए, तो सबसे अच्छा जो है उपचार माना जाता है जिप्सम मिश्रण का दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए कि केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पृथ्वी की जैव विविधता संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में विश्व छठी सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है जो विगत 5 विलुप्तियों की तुलना में तीव्र है। दूसरा, स्टेलर में सी काऊ और क्वेगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। पहला दिया है वर्तमान में विश्व छठी सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है जो विगत 5 विलुप्तियों की तुलना में तीव्र है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें आया विगत 5 विलुप्तियां, यानी कि 5 विलुप्तियां हैं जो अभी विलुप्त हो चुकी हैं और ये छठी विलुप्ति है दोस्तों। अब अपन देखिए जो 5 विलुप्ति हैं दोस्तों वे कौन कौन। पहला जो है दोस्तों वो है ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति। दूसरा, लैट डेवोनियन विलुप्ति। तीसरा, पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति। चौथा, ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति। और पांचवा है क्रिटेशियस तृतीयक विलुप्ति। इसमें अब दूसरा आया है कि स्टेलर्स सी काऊ और क्वेगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों स्टेलर्स सी काऊ है ये जो दोस्तों है प्रजाति, ये रूस की प्रजाति है। और क्वेगा जो है वो वर्तमान, और जो क्वेगा है वो दोस्तों है अफ्रीका की प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ एक डोडो है जो कि मॉरिशस में पाई जाती है और थाईलैंड भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये भी दोस्तों क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। यानी कि अभी तक अपन देखें तो टोटल 27 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि WRIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के सतही एवं भूजल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, केंद्रीय और राज्य जल एजेंसियों दोनों को WRIS में डेटा प्रविष्ट और प्रतिबंधित करने की अनुमति है। तीसरा, WRIS प्रणाली में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों इसमें आ रहा है शब्द कि
जो भारत में है जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि WRIS के संदर्भ में बताना है। तो पहला दिया है कि यह भारत के सतही एवं भू संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी एकत्र करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहाँ पे कितना जल है और कहाँ का जल जो है प्रदूषण है, उसके किस तरीका से, कौन सी तरीका से उसका समाधान किया जा सकता है, वहाँ का जल स्वच्छ किया जा सकता है, मानव के लिए उपयोगी हो, पशुओं के लिए उपयोगी है, ये सब जो जानकारी है वो पूरी जल संसाधन सूचना प्रणाली के अंदर दोस्तों एकत्रित की जाती है। दूसरा है कि केंद्रीय एवं राज्य जल एजेंसियों दोनों को WRIS में डेटा प्रविष्ट और प्रबंधित करने की अनुमति है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो WRIS है इसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग होता है। इसमें यदि जो केंद्र की जो योजना है वो केंद्र द्वारा हो जाएगा और जो राज्य में जल से संबंधित है तो वो राज्य देखेगा दोस्तों, यानी कि इसमें दोनों को डेटा प्रविष्ट करने का और उसको प्रबंधित करने का यानी कि उसको एकत्रित करने का भी तरीका दोनों के पास है दोस्तों। और तीसरा है कि WRIS प्रणाली में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी हितधारक संबंधी जानकारी को उपयोगकर्ता अनुकूलन रीति से पढ़ सकता है और इसके साथ ही सूचना को एक्सेल रिपोर्ट एवं ग्राफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकता है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टोन लेप्रोसी शब्द संबंधित है। ए, पत्थर उत्खनन गतिविधियों के माध्यम से मानव में प्रसारित होने वाले कुष्ठ रोग से। बी, कुष्ठ रोग के गंभीर रूप से जिसे नियंत्रित करना कठिन है। सी, अम्लीय वर्षा से चट्टानों एवं संगमरमर को होने वाली क्षति से। डी, अत्यधिक मृदा अपरदन के माध्यम से आधार सेल को होने वाली क्षति से। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें आ रहा है शब्द की स्टोन लेप्रोसिस शब्द। तो दोस्तों स्टोन लेप्रोसिस शब्द क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसिस शब्द का मतलब होता है कि चट्टानों या संगमरमर को होने वाली जो क्षति होती है उसको कहते हैं दोस्तों स्टोन लेप्रोसी, या इसको मार्बल लेप्रोसी भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के वनों के संदर्भ में देवराय, काऊ और देवर कड्डू है। ए, राष्ट्रीय उद्यान। बी, वनवासी। सी, जलाशय और डी, पवित्र उपवन। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि वनों के संदर्भ में आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, ये उपवन होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यानी कि जो देवरा है दोस्तों ये कहाँ का उपवन है ये भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो देवरा है वो कहाँ का है दोस्तों, वो महाराष्ट्र का है। और जो काऊ है वो कहाँ का, केरल का है दोस्तों। और जो देव कुड्डू है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है दोस्तों। अब देखिए अपन इन तीनों को जो दोस्तों याद कैसे करेंगे ट्रिक से दोस्तों। अब देखिए जो देवरा है वो कहाँ का दोस्तों, महाराष्ट्र का। कैसे, देखिए जो देव हैं वो अपने अपने जब राय देंगे तो क्या होगा, एक महान राष्ट्र का निर्माण होगा, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देव कैसे होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए वो जब अपनी राय देंगे तो क्या होगा, किसका निर्माण होगा, महान राष्ट्र का, यानी कि महाराष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रकार जो दूसरा है कि काऊ, तो करेला जब यानी कि केरला जब कोई पवित्र व्यक्ति यानी पवित्र व्यक्ति जब खाएगा तो वो कैसा करेगा, काऊ काऊ करेगा, यानी कड़वा नहीं करेगा, वो कड़वा नहीं बोलेगा कड़वा है, वो काऊ काऊ करेगा, अंदर ही अंदर कैसा करेगा, वो काऊ काऊ। तो करेला किसी को खिलाओगे पवित्र आदमी को यानी पवित्र उपवन हो जाएगा। तो यदि उसको खिलाओगे करेला तो कैसा, अंदर ही अंदर काऊ काऊ करेगा। और तीसरा जो है देवर कुड्डू, तो देवर कुड्डू कैसा है दोस्तों, ये कहाँ का है, कर्नाटक का। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो देवर होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अच्छे देवर यानी कि पवित्र देवर जो होते हैं वो अधिकतर देखो वो नाटक करते रहते हैं, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपको तीनों इसके आंसर याद हो गए होंगे दोस्तों। पवित्र से आपको आ जाएगा, जो पवित्र देवर होता है वो नाटक करता है, और जो पवित्र आदमी को यदि करेला खिला दोगे तो वो कैसा करेगा, काव काव करेगा। और यदि देवों की जो राय आएगी इकट्ठी तो क्या हो जाएगा, एक महान राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पवित्र देव हैं। तो इस प्रकार आपको इसके जो है तीनों आंसर आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ साथ सजीवों का एक समुदाय है जो एक प्राणी के रूप में अंतः क्रिया करते हैं। ये कार्यात्मक रूप से प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयां हैं जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को दर्शाती है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। ए, पारिस्थितिकी तंत्र। बी, पारिस्थितिक निकेत। सी, पारिस्थितिक प्रवणता। डी, पारिस्थितिक संक्रमिकता। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें आ रहा है कि जैव अजैव घटक के साथ साथ सजीवों का भी एक समुदाय होता है और उसमें जो प्राणियों के रूप में अंतः क्रिया भी करते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका
ए हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें सभी चीज उपलब्ध होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो पारिस्थितिकी तंत्र, तो अपन ने देख लिया कि इसमें प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयां होती है, विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह होती है, यानी कि एक व्यक्ति खाएगा फिर उसको दूसरा खाएगा फिर उसको तीसरा खाएगा, यानी कि चक्र एक चलता रहता है, वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द आया है पारिस्थितिक निकेत। तो निकेत का मतलब होता है दोस्तों घर, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, जो पर्यावरण होते हैं, जो वन होते हैं, वो अपने रुकने के लिए जो अपना स्थान बनाते हैं और भोजन के लिए जो व्यवस्था करते हैं, वो कहलाता है दोस्तों पारिस्थितिक निकेत कहलाता है। और तीसरा आया कि पारिस्थितिक प्रवणता। तो प्रवणता का मतलब होता है दोस्तों कि किसी सुस्पष्ट सीमा की अनुपस्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक स्थापन को पारिस्थितिक प्रवणता कहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वो पारिस्थितिक प्रवणता कहलाता है। और चौथा है कि पारिस्थितिक संक्रमकता। तो पारिस्थितिक संक्रमकता मतलब कि दो जैविक समुदायों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां दो समुदाय परस्पर मिलते हैं और संगठित होते हैं, और यह क्षेत्र जो होते हैं सक्रिय भी हो सकता है और दोस्तों व्यापक भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपको इसके चारों ऑब्जेक्टिव पता चल गए होंगे। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह योजना भारत में विनिर्मित वस्तु की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन देती है। बी, इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को उनके उत्पादन के आधार पर बैंक के ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है। सी, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का प्रावधान करती है, जिनका कर देयताओं के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। और 3 नंबर है, इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों की निर्यात आय पर 100% आय का छूट दी जाती है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है इसके लिए कौन सा कथन इसका सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि ये जो योजना लाई गई है, इस योजना में भारत में विनिर्मित वस्तु की वृद्धिशील जो है बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन देती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। और अब अपन देखें दोस्तों कि ये जो योजना है ये दोस्तों कब लाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जो है दोस्तों ये अभी हाल ही में अप्रैल 2020 में ये लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना था दोस्तों। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, उसके विनिर्माण को असेंबली, परीक्षण, मार्केटिंग, पैकेजिंग, इन सबको दोस्तों क्या होना प्रोत्साहन देना, ताकि भारत में ही इन सभी का उत्पादन हो सके और भारत से इसका निर्यात किया जा सके दूसरे देशों में भी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खरीफ फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। दूसरा, इसका मापन सजीवों के जीवभार के संदर्भ में किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब इसमें शब्द आया है दोस्तों खरीफ फसल। तो खरीफ फसल दोस्तों क्या कहलाता है। खरीफ फसल किसी विशेष समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्यमान जीवों की कुल मात्रा या भार का या ऊर्जा घटक को खरीफ फसल या स्थिर शस्य के रूप में जाना जाता है। और इसमें दोस्तों प्रत्येक पोषक तत्व में एक निश्चित समय पर जीवित घटक का एक निश्चित भार होता है, जिसे खरीफ फसल कहा जाता है। और खरीफ फसल में दिए गए पर्यावरण में विद्यमान जीवों का जो कुल शुष्क भार होता है यह केवल खाद्यान्नों तक ही सीमित नहीं होता है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जिसमें पहला आया कि यह किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में खाद्यान्न की कुल मात्रा होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि खाद्यान्न की कुल मात्रा ना होकर दोस्तों खाद्यान्नों तक ही सीमित नहीं है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कि इसका मापन सजीवों के जीवभार के संदर्भ में किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि सजीवों का जो शुष्क भार होता है वही उसका जो है खरीफ फसल के रूप में उसको जाना जाता है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की पर्यावरण सांख्यिकी यानी कि ENVI स्टेट्स रिपोर्ट
पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर आंकड़े प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से जारी की जाती है। ए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, बी विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें शब्द आया है कि पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट होती है दोस्तों। ये जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में विभिन्न पर्यावरण कारकों के आंकड़े जो है वो प्रकाशित करती है। यानी कि दोस्तों इसमें शब्द है सांख्यिकी, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका जो है वो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा परागकण और चौथा चिंचड़ी। उपर्युक्त में से कौन सी इकाइयां जैविक संदूषक हो सकती हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अपन देखिए दोस्तों, जो इसमें जैविक संदूषक आया है ये क्या कहलाता है? जैविक संदूषक जो सजीव होते हैं या सजीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं जैविक संदूषक। तो ये दोस्तों जीवाणु से भी उत्पन्न हो सकते हैं, कवक यानी कि जिसको बोलते हैं फफूंद, उससे उत्पन्न हो सकते हैं, और जो पौधे से उत्पन्न होने वाला जो परागकण होते हैं उससे भी उत्पन्न हो सकते हैं जो संदूषक होते हैं, और चिंचड़ी जो है यानी कि चौथा, उसके द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। चिंचड़ी जो होता है उसको बोलते हैं मिट्स बोलते हैं, यानी कि जो परजीवी होते हैं, घर की जो धूल होती है उसके द्वारा भी जो जैविक संदूषक हो सकती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTZ केंद्र सरकार द्वारा ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए किया गया एक उपाय है। इस संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला दिया है TTZ का गठन प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा, ताजमहल के अतिरिक्त इस जोन में आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी जैसे स्मारक भी सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो ताज ट्रेपेजियम जोन जो है ये दोस्तों सुर्खी में क्यों आया था दोस्तों? क्योंकि इसका जो है दोस्तों ये एक केंद्र सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि जो 1986 है उसके द्वारा इसका गठन किया गया था, और इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 1998 में हुआ था, ना कि 1958 में हुआ था। क्योंकि इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष जो है उसका संरक्षण किया जा सके। यानी कि दोस्तों इसका पहला आंसर बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका पहला आंसर गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि ताजमहल के अतिरिक्त इस जोन में आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी जैसे स्मारक भी सम्मिलित किए गए हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चराई खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला, सभी चराई खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम पोषण स्तर पर सदैव उत्पादक विद्वान होता है। दूसरा, चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को सदैव तृतीय पोषण स्तर पर रखा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दोस्तों शब्द आया है चराई खाद्य श्रृंखला। तो चराई खाद्य श्रृंखला दोस्तों किसे कहते हैं? तो चराई खाद्य श्रृंखला का कहने का मतलब है कि सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, और जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो प्रथम श्रेणी यानी कि जो प्रथम पोषण होते हैं उसको सबसे पहले बोलते हैं दोस्तों उत्पादक, क्योंकि जब तक वो उत्पादक यानी कि जब तक वो उगेगा नहीं तब तक उसको कोई खाएगा नहीं, यानी कि सबसे पहले तो उत्पादक आएगा। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? उसके बाद जो द्वितीय श्रेणी में आएगा वो दोस्तों शाकाहारी आएगा, ना कि तृतीय श्रेणी में आएगा। और तृतीय श्रेणी में दोस्तों आएगा मांसाहारी। यानी कि दोस्तों जो इसका दूसरा आंसर है वो बिल्कुल दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, और जो पहला है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रथम पोषण स्तर पर सदैव उत्पादक विद्वान होता है, तभी तो दोस्तों उसको और कोई व्यक्ति खाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आधार अधिप्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आधार नंबर और जनांकीय
या बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। दूसरा, केवल सार्वजनिक एजेंसियां ही किसी व्यक्ति की पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग कर सकती हैं। तीसरा, इसे हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें शब्द आया है आधार अधिप्रमाणन। तो अधिप्रमाणन का मतलब होता है दोस्तों समाज कल्याण, नवाचार और ज्ञान होता है। और अब अपन को बताना है दोस्तों आधार नंबर के बारे में। तो यह आधार नंबर या जनांकीय या बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि केवल सार्वजनिक एजेंसियां ही किसी व्यक्ति की पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन जो इसमें तीसरा है कि इसे हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो डेटा है बायोमेट्रिक्स किसी व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति वो उपयोग कर सकता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसकी अनुमति पहले हालांकि दी गई थी, लेकिन इसको फिर अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन अग्नि वह अनियंत्रित आग होती है जो धरातलीय वनस्पति को जला देती है। निम्नलिखित में से कौन सा से वन अग्नि का के प्रभाव है या है? पहला दिया है इससे कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति हो जाती है। दूसरा, इससे मूल्यवान इमारती काष्ठ संसाधनों की हानि होती है। तीसरा, इससे ओजोन परत का क्षरण होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो वन अग्नि होती है दोस्तों वो एक बहुत अनियंत्रित आग होती है जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है दोस्तों। और इसमें जो पहला दिया है कि इससे कार्बन सिंक की पुनर्पूर्ति होती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे कार्बन सिंक जो होती है उसकी पूर्ति ना होकर दोस्तों उसका ह्रास होता है। दूसरा है कि इससे मूल्यवान इमारती काष्ठ संसाधनों की हानि होती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि जो जब आग लगेगी तो आग से क्या होगी दोस्तों, कितनी भी इमारत कितनी भी अच्छी लकड़ी हो वो भी दोस्तों इससे जल जाएगी, जिससे कि बहुत हानि होगी संसाधनों की। यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इससे ओजोन परत का क्षरण होगा। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि आग लगने से क्या होगा दोस्तों, बहुत धुआं निकलेगा, धुआं जाएगा ऊपर, तो क्या होगी ओजोन परत का क्षरण होगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन या नीतियां भारत में वन जनित या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है? पहला दिया है संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन। दूसरा, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति। तीसरा है विश्व बांध आयोग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही। अपन देखिए दोस्तों, जो मानव का जो विस्थापन होता है दोस्तों वो कैसे होता है। जो मानव का विस्थापन होता है वो दोस्तों संपत्तियों या जीवन यापन के साधनों को छोड़ने के लिए उनको बाध्य करना ही विस्थापन कहलाता है। और दोस्तों ये विस्थापन क्यों होता है, क्योंकि होता है क्या कि जो बहुत बड़ी बड़ी नदी होती है, घाटी होती है और बहुत बड़ी परियोजना होती है, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि वहाँ की जो बस्तियाँ होती है उनको खाली करवाया जाता है और उनको दूसरी जगह उनको स्थान दिया जाता है, यानी कि उनका पुनर्वास कराया जाता है और एक स्थान से उनका विस्थापन कर दिया जाता है। यानी कि विस्थापन किया फिर उसके बाद उनका पुनर्वास कर दिया। तो इसमें दोस्तों देखिए कि इसके जो दिशा निर्देश है, पहला है कि संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन के द्वारा है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 के अनुसार भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा है कि विश्व बांध आयोग द्वारा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बांध बनेगा तो क्या होंगे व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यानी उनका पुनर्वास होगा, उनकी यानी कि उनका विस्थापन होगा, फिर उसके बाद उनका पुनर्वास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के वन्यजीवों के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विस्थापित किया गया है। दूसरा, यह प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें शब्द आया है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। तो भारतीय विज्ञान प्राणी सर्वेक्षण जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में दोस्तों की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, और इसमें जो है विभिन्न पहलुओं के बारे में मानव ज्ञान को उन्नत करना था दोस्तों, इसका मेन महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य था दोस्तों। यानी कि पहला जो दिया है दोस्तों, यह भारत के वन्यजीवों के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा है कि यह प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 वर्ष में बाघों की गणना की जाती है, लेकिन दोस्तों अखिल भारतीय बाघ आकलन के द्वारा की जाती है, ना कि दोस्तों भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। यानी कि दोस्तों इसका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उपचार शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें संदूषित पदार्थों के उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह परावैंगनिक विकिरण यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग करके खाद्य पदार्थों में विषाणु यानी कि वायरस को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली नष्ट तकनीकी है। सी, यह पेयजल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति पता लगाने के लिए तैयार की गई क्रियाविधि है। डी, यह चिकित्सा में पौधों के उपयोग को समर्पित अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें शब्द आया है जैव उपचार। तो जैव उपचार के बारे में बताना है, तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदूषित पदार्थों के उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल निचय के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रजाति के पर्यावरण के संरक्षण, जबकि जैवमंडल निचय जो होता है वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय उद्यान में वानिकी और चराई जैसी मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि जैवमंडल निचय में ये गतिविधियां निषिद्ध की गई हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें शब्द आया है कि जो मंडल और राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इनके बारे में अपन को सही आंसर बताना है। इसका पहला दिया है कि राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रजाति के पर्यावरण के संरक्षण, जबकि जैवमंडल निचय जो होता है वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय उद्यान में वानिकी और चराई जैसे मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार से मानव गतिविधियों यानी कि जो चराई होती है, पशुपालन होती है, वो खेती होती है, वो उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती। और जबकि जो जैवमंडल होता है उसमें दोस्तों अनुमति दी जाती है। यानी कि दोस्तों इसका दूसरा वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर एक केवल एक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 से कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा, इसका अध्यक्ष सरकार को परिधान उद्योग की अनुशंसाओं के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC के संदर्भ में बताना है। तो AEPC संदर्भ दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये एक ऐसा संस्थान है कि जिसमें दोस्तों एक ही स्थान पर सूचना परामर्श, तकनीकी मार्गदर्शन, श्रम बल और बाजार संबंधी सूचना प्राप्त होती है। और इसमें दोस्तों जो कपड़ा का जो आयात यानी कि जो कपड़ा का निर्यात होता है दोस्तों उसको प्रोत्साहित किया जाता है, और कपड़ा का जो निर्माण होता है उसको भी प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है कि यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता, जबकि ये वस्त्र उद्योग के अधीन कार्य करता है दोस्तों। यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका पहला सही था। और दूसरा दिया है कि इसका अध्यक्ष जो है सरकार को परिधान उद्योग की अनुशंसाओं
के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो परिषद की अधिशासी समिति जो है उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों होता क्या कि अधिशासी समिति में जो सरकार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका दूसरा वाला बिल्कुल गलत था, क्योंकि बड़े जो उद्योग ना होकर दोस्तों इसको वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। दूसरा, एजेंडा 21 नामक गैर बाध्यकारी कार्य योजना इस शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। इसमें शब्द है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में बताना है दोस्तों कि यह 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि एजेंडा 21 नामक गैर बाध्यकारी कार्य योजना इस शिखर सम्मेलन का परिणाम था। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राय सुर्खी में रहने वाले गैर सरकारी संगठन ट्रैफिक की स्थापना की गई थी। पहला है कि प्रकृति हेतु विश्वव्यापी कोष द्वारा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1 और 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। पूरा नाम होता है कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स होता है दोस्तों, ट्रैफिक का फुल फॉर्म। और ये एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है दोस्तों। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि अवैध रूप से जो जीव होते हैं उनका जो व्यापार होता है, अत्याधिक उनका दोहन होता है, उसको दोस्तों रोका जाए। और इसकी स्थापना दोस्तों किन किन संगठन के द्वारा की गई थी? तो जो इसमें पहला दिया है दोस्तों प्रकृति हेतु विश्वव्यापी कोष, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोस्तों इसका उस समय कोई ब्यूरो नहीं था दोस्तों। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित सजीवों पर विचार कीजिए। पहला राइजोबियम, दूसरा नॉस्टॉक, तीसरा एजोला और चौथा साइनोबैक्टीरिया। उपयुक्त में से किन सजीवों का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आया जैव उर्वरक के रूप में। तो जैव उर्वरक के रूप में यानी जो सजीव होते हैं दोस्तों, उसमें जो बहुत प्रकार के जो हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, उनका इकट्ठा करके दोस्तों उनका एक सजीव तैयार किया जाता है। जो दोस्तों होते क्या कि ये मृदा के जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनको दोस्तों ये संवर्धन कर सकते हैं, इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया है उसका उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। और जो दोस्तों इसमें पहला दिया कि राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या करता है दोस्तों, जो पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे जो नाइट्रोजन का सबसे अधिक स्थिरीकरण करने वाले जो पौधे होते हैं वो होते हैं दोस्तों नास्टोक, एजोला। ये दोस्तों जो होते हैं वो हरित, नील हरित यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया ये दोस्तों होते हैं जो प्रायः खेतों में भी इनका उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों। और अपन देखिए जो जैव उर्वरक होते हैं दोस्तों वो मृदा की जो उत्पादकता होती है दोस्तों उसमें वृद्धि कर देते हैं। यही कारण है कि उसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में भी किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा सही आंसर। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दबावपूर्ण और प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों से बचने के लिए कुछ पादप और जंतु प्रजातियां अपनी विकास गतिविधियों को निलंबित कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे इसका या इसके उदाहरण है या हैं? पहला कवक और जीवाणुओं पर बीजाणु का विकास, दूसरा कुछ पादप प्रजातियों में जीव अंकुरण में विलंब। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें बताना है कि जो दबावपूर्ण और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसमें दोस्तों क्या होता है। जो दबावपूर्ण और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है वो दोस्तों मोटी भित्ति वाले जो बीजाणु होते हैं उसका विकास होता है इसके कारण। और उसमें होता क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में भी सहायता करते हैं। इसीलिए
इसीलिए जो बाह्य परिस्थिति में होते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों पहला जो है कवक और जीवाणु पर बीजाणु का विकास होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कवक और बीजाणु जो होते हैं, क्योंकि कवक और जो जीवाणु होते हैं उनमें दोस्तों बीजाणु का विकास होता है ताकि वो आगे जाके अपनी वृद्धि कर सके। अभी यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो अभी वो रुके रहेंगे, फिर उसके बाद आगे वो उसका प्रजनन करेंगे दोस्तों। और दूसरा है कि कुछ पादप प्रजातियों में बीज अंकुरण में विलंब होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही। क्योंकि जिस प्रकार से यदि प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो वो बीज का अंकुरण बिल्कुल नहीं करते, उसको अपने पास रखे रहते हैं। जैसे फिर उनको परिस्थिति जो होती है वो अनुकूल लगने लगती है तो फिर वो बीज का अंकुरण करते हैं, इसलिए जो बीज अंकुरण में विलंब हो जाता है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि NEERI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है। दूसरा है कि यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तीसरा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो दो पहला दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के बारे में कि यह पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि पर्यावरण शब्द उसमें भी आया है, पर्यावरण इसमें भी आया है दोस्तों। दूसरा है कि यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये इसके अंतर्गत कार्यरत ना होकर दोस्तों ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आया है पर्यावरण अभियांत्रिकी, यानी कि जो टेक्निकल होते हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी कि केवल 1 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अत्यंत छोटे जंतु पाए जाते हैं क्योंकि कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण ये कम ऊष्मक होते हैं। दूसरा है कि स्तनधारी ध्रुवीय और मरुस्थलीय दोनों परितंत्रों में इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि ये शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इससे पहला दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अत्यंत छोटे जंतु पाए जाते हैं क्योंकि कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण ये ऊष्मा कम खोते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में जो होते हैं बहुत बड़े जंतु पाए जाते हैं क्योंकि वो जो होते हैं दोस्तों ऊष्मा अधिक खोते हैं, और यदि वो कम खोते हैं दोस्तों तो छोटे जंतु उसमें नहीं रह पाते। क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ पे ऊष्मा बहुत अधिक लगती है उनको, इसलिए वहाँ पे जो छोटे जंतु होते हैं दोस्तों वो वहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। यानी कि पहला वाला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि स्तनधारी ध्रुवीय और मरुस्थलीय दोनों परितंत्रों में इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि वे शरीर का तापमान स्थिर नहीं बना पाते तो यदि वो बर्फ में जाते दोस्तों तो वो जम जाते वहाँ पे, और यदि धूप में आते तो वो अलग से उनका चमड़ी जो है उनकी मांस जो है वो जलने लगता है। यानी कि वो जो अपने शरीर का तापमान है वो दोस्तों स्थिर बनाए रखते हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में सुर्खियों में रही अन्वेषक श्रेणी दूरबीन ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट यानी कि TESS निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा। दूसरा बी नंबर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा। डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो ट्रांजिटिंग है, ट्रांजिटिंग एक्सप्लोर सर्विस सैटेलाइट यानी कि TESS जो भेजा गया था दोस्तों ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये दोस्तों आंसर हमें इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको भेजा गया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य था कि एक अज्ञात और अपरिचित नवीन पृथ्वी की खोज करना। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है जल संग्रहण प्रणाली और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। पहला है कि खत्री जो है वो पश्चिमी हिमालय में है। दूसरा जोहर है लद्दाख में है। तीसरा कैरे दक्कन का पठार, और चौथा जिंग जो है वो मध्य भारत में है। उपरोक्त युगों में से कौन सा से सही सुमेलित है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल
3 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें पहला दिया है कि खत्री जो है पश्चिमी हिमाचल का है, ये दोस्तों बिल्कुल सही। दूसरा दिया है कि जोहर जो है वो लद्दाख का ना होकर दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों, ये मध्य भारत का है। और तीसरा है कि जो कैरे है वो दक्कन का पठार का है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा जो है जिंग जो है मध्य भारत का ना होकर दोस्तों ये लद्दाख का है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3। अब दोस्तों देखते हैं अपन इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। इसमें शब्द आया दोस्तों खतरे जल संग्रह और पश्चिम हिमालय। तो दोस्तों होता है कि जो पश्चिम हिमालय होते हैं, यानी कि हिमालय में अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, खतरा ही खतरे होते हैं। और वहाँ पे आदमी खतरा होता है इसलिए आदमी वहाँ के डर के बोलते हैं कि खतरे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ताकि वहाँ के जो आदमी है वो ना डरा सके, इसलिए आदमी शॉर्टकट में बोलते थे अरे पश्चिम हिमालय में क्या है दोस्तों, खतरे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ जाने बेकार है ना। तो इससे अपन को याद हो जाएगा पश्चिम हिमालय में क्या है, खतरे बहुत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल संग्रहण प्रणाली बहुत ज़्यादा विकसित है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जल संग्रहण किया जाता है, इसलिए वहाँ पे खतरे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है, दूसरे में आया है कि जोड़ जोहड़। तो जोहड़ को यदि अपन देखें तो इसमें यदि हा हटा देते हैं तो दोस्तों ये बन जाएगा जोड़ शब्द। तो जोड़ेंगे अपन किसको दोस्तों, मध्य को अपन जोड़ते हैं, एक इस तरफ का और एक इस तरफ, जो दोनों होते हैं दोस्तों, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे जो यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो होते हैं, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, तो मध्य का भाग अपन को प्राप्त होता है। यानी कि जोड़ जैसे शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य भारत आ जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि जो कैरे है वो दक्कन का पठार है। इसको कैसे याद करेंगे, कैरे यानी दक्कन का पठार। तो दक्कन के लोग क्या होते हैं दोस्तों, अपन जब किसी से बात करते हैं कि भैया आपने जल संग्रह कर लिया, तो वो क्या करते हैं, कह दे भाई कि कर लिया हमने, यानी कैरे, यानी वो कह रहे हैं कि कह रहे जल्दी कह भाई कि जल संग्रह किया कि। तो दक्कन पठार के लोग क्या होते हैं, अजीब सी भाषा में बोलते हैं कि अपन बोलते हैं कि भाई कह दो उससे कि आपने जल संग्रह कर लिया। लेकिन दक्कन के पठार के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं जल संग्रह के लिए कि कह रहे, यानी कह दे कि हमने जल संग्रह कर दिया, कह दे यानी कि कह रहे। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। और जो चौथा है कि वो जिंग जो है वो लद्दाख का है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लद्दाख शब्द आ रहा है यानी कि बहुत सारे पैसे की बात है, यानी लाखों रुपए की बात हो रही है। तो लाखों रुपए जिसके पास होंगे और वो इकट्ठा करके रखेगा तो उसके में क्या लग जाएगा दोस्तों, जंग लग जाएगा, यानी कि जिंग हो जाएगा। यानी कि यदि अपन इसका जीत हटा दें तो इसका शब्द आ जाएगा जंग, यानी जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास लाखों रुपए है और वो क्या कर रहा है दोस्तों, संग्रह कर रहा है बहुत सारा, तो इसलिए क्या हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी दोस्तों। इस प्रकार आपको दोस्तों तीनों, यानी कि इस प्रकार आपको चारों याद हो गए होंगे। खतरे जो है पश्चिम हिमालय के लोग बोलते हैं, खतरा को बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जल संग्रह किया जाता है, इसलिए वहाँ के लोग, दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे खतरे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे जल संग्रह बहुत अधिक है। और दूसरा कि जो जोहड़, यानी कि जोड़ेंगे किसको अपन दोस्तों, मध्य को जोड़ेंगे, यानी कि मध्य में जोड़ेंगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मध्य मिल जाएगा अपन को। और तीसरा कि कह रहे, तो कह दे भाई कि हमने जल संग्रह कर दिया। कौन कहते हैं, ये दक्कन के जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि कह दे भाई, यानी कि कह रहे। और चौथा जो है जिंग जे लद्दाख, क्योंकि लाखों रुपए जिसके पास होंगे वो संग्रह करके रखेगा तो उसके में क्या हो जाएगा दोस्तों, जंग लग जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके चारों ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको ट्रिक याद हो गए होंगे दोस्तों। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि AFCFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के मध्य संपन्न एक समझौता है। दूसरा, AFCFTA का सचिवालय घाना में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि अफ्रीकी के शब्द में अफ्रीकी शब्द आ रहा है, तो यानी कि पहला जो है कि यह अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के मध्य संपन्न एक समझौता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि AFCFTA का सचिवालय जो है अफ्रीका के जो घाना है वहाँ पे स्थित है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी कि एक और दो दोनों सही है। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह जंतु और पादप दोनों प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। दूसरा, इसमें 6 अनुसूचियां शामिल हैं जो संरक्षण की विभिन्न कोटियां प्रदान करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो इसका जो पहला दिया है कि यह जंतु और पादप दोनों प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसमें 6 अनुसूचियां शामिल हैं जो संरक्षण की विभिन्न कोटियां प्रदान करती हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी
1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन देखें दोस्तों इसमें जो 6 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी दोस्तों। पहले और दूसरी अनुसूचियां जो है वो पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों अपराध करने पर उच्चतम दंड का प्रावधान किया गया है। और जो दोस्तों तीसरी और जो चौथी अनुसूची है इसमें दोस्तों उन प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है जिनमें थोड़ा जो दंड का प्रावधान है वो थोड़ा बहुत कम है दोस्तों, इसमें थोड़ा कम या बहुत कम है इसमें। और जो पांचवी अनुसूची है दोस्तों उसमें उन जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका शिकार किया जाता है। और दोस्तों जो छठी अनुसूची है उसमें सम्मिलित विशिष्ट देशज या स्थानीय पौधों की कृषि और पौधरोपण पर प्रतिबंध है दोस्तों। यानी कि दोस्तों छह जो अनुसूचियां हैं दोस्तों वो आपको जानकारी हो गई होगी। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के मध्य श्वसन के माध्यम से फास्फोरस का गैसीय विनिमय जो है सर्वाधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें फास्फोरस चक्र है, फास्फोरस तो इसका उपयोग क्या है दोस्तों। इसका जो उपयोग है अनेक जीवों में कोशिकाओं, अस्थियों और दांतों को बनाने के लिए इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों चट्टानें जो होती हैं फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है जो एक संचित के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि जीवों और पर्यावरण के मध्य श्वसन के माध्यम से फास्फोरस का गैसीय विनिमय सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका जो श्वसन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि निर्मुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्किलिंग क्रांति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है। दूसरा, भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य है। तीसरा, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों जो रीस्किलिंग क्रांति योजना है दोस्तों ये क्या है दोस्तों। ये अभी हाल ही में 22 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों आयोजित की गई थी और इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित किया गया था। यानी कि दोस्तों जो पहला वाला है कि इसको यह जो है विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि इसी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत तो इसका संस्थापक सदस्य था ही दोस्त है ही, और इसके साथ साथ जो है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस और ब्राजील भी इसके संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि NDHM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह स्वैच्छिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना है। दूसरा, यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र यानी कि ID के निर्माण की परिकल्पना करता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA NDHM का कार्यान्वयनकारी प्राधिकरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब हम देखें दोस्तों कि इससे कह रहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताना है दोस्तों। पहला है कि यह स्वैच्छिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र का निर्माण की परिकल्पना करता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही। तीसरा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA जो है NDHM का कार्यान्वयनकारी प्राधिकरण ही, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, शीशा युक्त गैसोलीन का उपयोग करके। दूसरा, पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा कम करके। तीसरा, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक के उपयोग को हतोत्साहित करके। और चौथा है कि मेथनॉल मिश्रित
पेट्रोल का उपयोग करके। तो इनमें से उपरोक्त नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। तो इन्हें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। इसमें दोस्तों बताना है कि वायु प्रदूषण को यदि नियंत्रित करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला कि शीशा युक्त गैसोलीन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीशा युक्त ना करके दोस्तों शीशा रहित यदि गैसोलीन का उपयोग करते हैं यानी कि पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोकार्बन यानी कि HC के जो उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। साथ ही यह वाहनों से निकलने वाले जो कड़कीय पदार्थ होते हैं को की जो मात्रा होती है उसको दोस्तों 60% तक दोस्तों उसको कम किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो दूसरा दिया है कि पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा कम करके, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल और डीजल में यदि सल्फर की मात्रा को यदि अपन कम कर देंगे तो इससे भी दोस्तों काफ़ी जो वायु प्रदूषण है वह भी काफ़ी नियंत्रित हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा है कि वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक के उपयोग को हतोत्साहित करके दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हतोत्साहित ना करके दोस्तों उसको उत्प्रेरित करेंगे तब ये जो है वो काम वायु प्रदूषण जो है वो नियंत्रित होगा दोस्तों। और चौथा है कि मेथनॉल जो है मिश्रित पेट्रोल का उपयोग करके, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनॉल मिश्रित का यदि अपन उपयोग करते हैं दोस्तों तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण ईंधन माना जाएगा और ये जो जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा सस्ता भी होता है और सबसे अच्छा भी होता है और ये जो भारी वाहन के लिए भी अच्छा विकल्प प्रदान करता है। और इसका जो उपयोग दोस्तों अभी हाल ही में जो BS4 जो वाहन हुए थे दोस्तों इसमें इसका उपयोग किया गया था, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 4 सही है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 से नौसेना नव उन्मेषण और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। दूसरा, यह रक्षा विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक समुदाय और उद्योग के मध्य अंतरक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें बताना है दोस्तों कि जो नौसेना नव उन्मेषण और स्वदेशी संगठन है इसका कब गठन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें दोस्तों पहला कि इसे मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में गठित किया गया था, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसको 2015 में भी नहीं स्थापित किया गया था। इसको दोस्तों अभी हाल ही में अगस्त 2020 में दोस्तों इसको अभी गठित किया गया था और मेक इन इंडिया न करके दोस्तों इसको आत्मनिर्भर भारत द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया था, ताकि जो अलग अलग जो व्यापार है यानी कि टेक्नोलॉजी है उसको प्रोत्साहित किया जा सके नौसेना अन्वेषण और स्वदेशी संगठन में दोस्तों। और जो दोस्तों इसका दूसरा है कि यह रक्षा विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक समुदाय और उद्योग के मध्य अंतरक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी कि केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कर्तव्य दिखाने वाले पशु नियम 1973, दूसरा पशुओं का परिवहन नियम 1978, तीसरा पशुओं का प्रजनन और प्रयोग यानी कि नियंत्रण और पर्यवेक्षण नियम 1998। उपर्युक्त नियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत शासित होते हैं। ए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों जो पशु के बारे में है दोस्तों ये क्यों इसमें चर्चा की गई दोस्तों, क्योंकि अनेक गैर सरकारी संगठनों द्वारा पशुओं के प्रति जो क्रूरता का विरोध जो है वो दोस्तों किया जाता है और पशु के साथ जो नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग यानी कि पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जिसको बोलते हैं दोस्तों पीटा जिसको बोलते हैं, इसका गठन किया गया और इसी के साथ एक और पीपल फॉर एनिमल्स, ऐसे 2 संगठन हैं जो ये संगठन जो होते हैं दोस्तों पशु के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से दोस्तों प्रयासरत हैं और विश्व भर के पशु प्रेमियों का मत है कि पशुओं को भी मानव की भांति शांति से रहने एवं विकसित होने का अधिकार है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों आ रहा पशु पशु और पशु, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर में ए पशुओं के प्रति जो क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसका जो शासित किया जाता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है पारस्परिक क्रिया का नाम, दूसरी तरफ दिया है क्रियाकलाप। पहला दिया है कि सह उपकारिता दोनों प्रजातियों को लाभ होता है,
दूसरा, अंतरजातीय परजीविता, दोनों प्रजातियां अप्रभावित रहती हैं। स्पर्धा, दोनों प्रजातियों को हानि होती है। उपयुक्त युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी केवल एक और दो। तो इनमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों की जो से उपकारिता होता है कि इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि एक प्रजाति दूसरे पर निर्भर होती है, दूसरी प्रजाति पहले पर निर्भर होती है। यानी कि दोस्तों जो सह उपकारिता है ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। इसको इससे लाभ होगा और इसको इससे लाभ होगा दोस्तों। और दूसरा है कि अंतर्जातीय परजीविता जो है, दोनों प्रजातियां जो है वो उसमें अप्रभावित रहती है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक प्रजाति जो होती है उसको नुकसान होता है, यानी कि उसकी हानि होती है, और दूसरी प्रजाति जो होती है दोस्तों वो अप्रभावित रहती है, यानी कि दूसरा बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो तीसरा की स्पर्धा जो है दोनों प्रजातियों को हानि होती है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पर्धा यानी कि ये इससे बैर बना के रखेगी, ये दोस्तों इससे बैर बना के रखेगी, तो दोस्तों दोनों को क्या होगी, दोस्तों की इसमें हानि होगी दोनों को। और से उपकारिता यानी कि यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं दोस्तों। यानी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में बी, केवल एक और तीन सही है इसका। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी लवड़ी सजीवों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए, ऐसे जलीय प्रजातियां जो लवणता के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं। बी, ऐसी जलीय प्रजातियां जो केवल लवणता के संकीर्ण परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं। सी, ऐसी जलीय प्रजातियां जो तापमानों के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं। डी, ऐसी जलीय प्रजातियां जो केवल तापमानों के संकीर्ण परास में जीवित और अनुकूलन कर सकते हैं। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दोस्तों बताना कि जो मृत्यु लवड़ी सजीव है इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है? तो इसमें दोस्तों देखिए कि ऐसे जलीय प्रजातियां जो लवणता के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकते हैं, तो यही दोस्तों कहलाता है कि मृत्यु लवड़ी कहलाते हैं दोस्तों, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण विनाश और अपकर्ष का या के संभावित कारण है या है? पहला, कृषि विस्तार, दूसरा पशुधन का दबाव, तीसरा मानव संघर्ष और युद्ध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, एक, दो और तीन, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और दो, डी, केवल एक और तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो पर्यावरण का जो विनाश होता है और उपकर्ष जो होता है उसका संभावित कारण क्या है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कृषि का विस्तार होता है, इस कारण से पर्यावरण का जो विनाश होता है वो हो जाता है। और दूसरा कि पशुधन का दबाव होता है, और तीसरा कि मानव का संघर्ष होता है और युद्ध होता है। इसके कारण जो पर्यावरण होता है वो कैसा होता है दोस्तों, उसका विनाश की स्थिति में वो चला जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए कि एक, दो और तीन हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन 39, कणिकाओं यानी कि पार्टिकुलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह वायुमंडल में निलंबित अवस्था में रहने वाले तरल और ठोस दोनों प्रकार के एरोसोल हैं। दूसरा दिया है कि कणिकीय पदार्थ का प्रवाह कणिकाओं के आकार से स्वतंत्र होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें कणिकाओं के संदर्भ में दोस्तों बताना है कि ये जो वायुमंडल से में निलंबित अवस्था में रहने वाली तरल और ठोस दोनों प्रकार के एरोसोल होते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया है कि कणिकीय पदार्थ का प्रवाह जो होता है कणिकाओं के आकार से स्वतंत्र होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कणिकाओं का पदार्थ होता है दोस्तों वो कणिकाओं के आकार से स्वतंत्र ना होकर दोस्तों परतंत्र होता है दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें देखिए कि जो तरल और ठोस प्रकार के यानी कि जो वायु जनित जो कण होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, धूम्र कोहरा हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, मानव के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इससे कारण मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी? पहला, अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति, दूसरा अति पशुचारण, तीसरा फसल चक्रण और चौथा जैविक खादों का उपयोग। नीचे दिया कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल तीन और चार, सी एक, दो, तीन और चार, डी केवल एक, दो और तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो मरुस्थलीकरण होता है ये दोस्तों क्या होता है? मरुस्थलीकरण का मतलब है कि दोस्तों जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे घटकों के कारण भूमि के शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उपाद्र क्षेत्र में निम्नीकरण हो जाने को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों पहला ये है कि अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियां होना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति होंगी तो उससे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितनी
कितना पानी है, कहाँ पे किस हिसाब से पानी डालना चाहिए, तो वहाँ की मृदा जो है वो शुष्क रहे, अर्ध शुष्क रहे या अर्ध उपाद्र रहे, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि अति पशु चारण है, इसके कारण भी उत्तरदायी है पशु मरुस्थलीकरण। और दोस्तों जो तीसरा है कि फसल चक्र, तो ये दोस्तों मरुस्थलीकरण का उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फसल चक्रण जो होता है दोस्तों एक वो निश्चित सीमा पे होता है और एक चक्रण उसमें होता है, यानी कि फसल आएगी, फिर उसकी उसको जोता जाएगा, फिर उसमें फिर खेती की जाएगी, यानी कि उसका क्या है दोस्तों, एक चक्रण उसका पूरा हो रहा है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार से फसल जो है यानी जो खेती है वो किसी भी प्रकार से उसमें बेकार नहीं जा रही है। और चौथा है कि जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, यानी खेतों में किया जाता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल, यानी कि दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा मरुस्थल के उत्तरदायी है, तो ये दोस्तों पहला और जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है, और जो तीसरा और चौथा ये उत्तरदायी कारण नहीं होके दोस्तों ये इसमें सहायक है बल्कि। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा की जुताई के लाभ हैं। पहला, खरपतवारों का निवारण होता है। दूसरा, मृदा में जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, मृदा वातन में सुधार होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हीं से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो जुताई के लाभ होते हैं, जो अपन जब खेती करते हैं तो उसमें जो जुताई करते हैं वो क्यों किया जाता है दोस्तों, ताकि खरपतवारों का निवारण हो जाए, ताकि जो बहुत दिन से जो अपन जब खेती कर लेते हैं उसके बाद उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे उससे पेड़ उग जाते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं दोस्तों उसकी जुताई कर देते हैं, ताकि जो बेकार के जो पौधे हैं वो नष्ट हो सके दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि मृदा में जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जो मिट्टी होती है दोस्तों जब जुताई करवाते हैं तो नीचे की मिट्टी दोस्तों ऊपर आ जाती है, तो जो नीचे जो पोषक तत्व हैं वो दोस्तों ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जुताई से लाभ होता है दोस्तों। और तीसरा कि मृदा वातन में सुधार होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन 42, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होने वाले वातावरण में निष्क्रिय स्थिति में पदार्थों का तापीय अपघटन होता है। इस प्रक्रिया का व्यापक रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे जैव भार को जैव तेल में परिवर्तित करना और परिणाम स्वरूप सिंगेस का उत्पादन। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों बताना है, ए नंबर भस्मीकरण, बी जैव मीथेनीकरण, सी किण्वन और डी ताप अपघटन। तो दोस्तों अब देखें अपन की ये कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसमें शब्द क्या आ रहा है, ताप, और इसमें वातावरण आ रहा है यानी कि ताप आ रहा है, और अधिकतर देखो दोस्तों इसमें ताप बहुत ज्यादा शब्द आ रहा है, तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी कि ताप अपघटन से है। तो और अब अपन देखते हैं दोस्तों कि जो भस्मीकरण दोस्तों कहलाता है वो दोस्तों क्या होता है। भस्मीकरण क्या होता है दोस्तों, इसमें जो वस्तुएं होती हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको भट्टी में डाला जाता है, जिसको 1025 डिग्री सेंटीग्रेड तक में जिसको गर्म किया जाता है, और इसके बाद पुनः उसका उपयोग कर दिया जाता है दूसरी वस्तु बनाने में दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि जैव मैथेनिकरण दोस्तों क्या है, तो जैव मैथेनिकरण दोस्तों यानी कि उसको बोलते हैं जिसमें जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की सहायता से अवायवीय परिस्थितियों में बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं जैव मैथेनिकरण। और तीसरा है सी नंबर है कि किण्वन। तो किण्वन दोस्तों किसी पदार्थ का जो जीवाणु ईस्ट और किसी सूक्ष्म जीव जो होते हैं विशेष रूप से जो उत्तेजित करने और उसमें उत्सर्जित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा रासायनिक अपघटन होता है, वो कहलाता है किण्वन, वो कहलाता है किण्वन। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किन्हें परितंत्र सेवाएं माना जाता है। पहला, मृदा निर्माण, दूसरा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, तीसरा वन्य जीवों के लिए पर्यावास, और चौथा जलवायु नियंत्रण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब इसमें शब्द आया है परितंत्र सेवाएं। तो परितंत्र सेवाएं दोस्तों क्या कहलाते हैं, परितंत्रीय गतिविधियों से प्राप्त उत्पादों को ही परितंत्रीय सेवा कहते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि मृदा निर्माण होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, वन्य जीवों के लिए पर्यावास की सुविधा होती है, और जलवायु का नियंत्रण होता है, यानी कि दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रीय हरित कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि राष्ट्रीय हरित कोर जंगली वनस्पति जात और प्राणी जात का अवैध शिकार और अवैध व्यापार रोकने हेतु सृजित विशेष बल है। दूसरा है कि राष्ट्रीय हरित कोर गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है।
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हीं से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित कोर है यानी कि NGC जो है दोस्तों, इसके संदर्भ में बताना है कि ये क्या है दोस्तों। पहला दिया कि राष्ट्रीय हरित कोर जंगली वनस्पति जात और प्राणी जात का अवैध शिकार और अवैध व्यापार रोकने हेतु सृजित विशेष बल है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है दोस्तों इसलिए स्थापित किया गया है ताकि स्कूली छात्रों को कार्य के अनुभव के माध्यम से उनके परिवेश के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करना और उनके मध्य संवाद स्थापित करना, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। और जो संबंधित समस्या हो उनको सुलझाना है दोस्तों, इसका मेन कार्य है। यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया कि राष्ट्रीय हरित कोर गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है दोस्तों, बल्कि ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। यानी कि जो दूसरा है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जैव विविधता की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इससे अंतर्निहित कारण उत्तरदायी है या है। पहला अत्यधिक दोहन, दूसरा सहविलोपन, तीसरा पर्यावरणों का विखंडन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी केवल 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो जैव विविधता को क्षति पहुंचाते हैं उसके लिए कौन कौन से कारण हैं। तो जैव विविधता यानी कि बहुत अत्यधिक दोहन करना ये बिल्कुल सही है, और सहविलोपन करना ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, और पर्यावरणों का विखंडन करना ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें विखंडन होता है मतलब कि यानी कि जो जंतु उत्पादक प्रजातियों के जो होते हैं दोस्तों विलोपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण प्रदूषण के स्रोत हैं। पहला अंतरिक्षीय विकिरण, दूसरा परावैंगनीय विकिरण, तीसरा परमाणु हथियार और चौथा रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो विकिरण दोस्तों बताना है विकिरण के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कुछ उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं। तो अंतरिक्ष विकिरण है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। परावैंगनीय विकिरण है, परमाणु हथियार से विकिरण जो उत्पन्न होता है प्रदूषण होता है, और रेडियोधर्मी पदार्थों से भी जो खनन से प्रदूषण होता है वो यानी विकिरण से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में वस्तु निर्यात योजना यानी कि MEIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला, यह योजना भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 और 20 के अंतर्गत आरंभ की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य निर्यातक को शुल्कों के भुगतान पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रैप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब इसमें शब्द आया है कि वस्तु निर्यात योजना यानी कि MEIS, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फार्म इंडिया स्कीम। और इसमें दोस्तों जो होता क्या है कि निर्यात के लिए इसमें प्रमुख प्रोत्साहन इसमें किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि यह योजना जो है भारत की विदेशी व्यापार नीति यानी कि 15 में आरंभ की गई और 20 में इसको बंद कर दिया गया के अंतर्गत आरंभ की गई थी। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसका उद्देश्य जो है निर्यातकों को शुल्क के भुगतान पर होने वाली जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रैप के रूप में प्रोत्साहन देना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश। दूसरा, सभी सौर समृद्ध देश जो पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो यदि किसी भी राष्ट्र को यदि बनना है कि यदि किसी को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का सदस्य बनना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य देश हैं उसका सदस्य होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है कि सभी सौर समृद्ध देश जो है जो पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा में स्थित हो तो वही इसके सदस्य बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी कि 1 और 2 दोनों सही है।
और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका सचिवालय जो है दोस्तों वो भारत में स्थित है। भारत के जो गुरुग्राम है वहाँ पे इसका स्थित है। हालांकि पहले जो था दोस्तों उसको फ्रांस में स्थापित किया जाना था, लेकिन वहाँ पे ना करके दोस्तों इसको भारत के गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया। यानी कि इसका जो यदि हेडक्वार्टर पूछेगा तो वो कहाँ पे दोस्तों, भारत के गुरुग्राम में है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का या के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य या शक्तियां है या हैं। पहला है कि निपटान स्थानों यानी कि डिस्पोजल साइट से जो कि पहचान और अधिसूचना से संबंधित मामलों की समीक्षा करना। दूसरा है कि यदि निपटान स्थल का अधिभोग निपटान नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है तो प्राधिकरण निरस्त या निलंबित करना। तीसरा है कि संबंधित व्यक्तियों को किसी भी विषाक्त या हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ निस्तारित करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण है इसके संदर्भ में कौन कौन सा सही है। तो पहला दिया कि निपटान स्थल यानी कि डिस्पोजल साइट की पहचान और अधिसूचना से संबंधित मामलों की समीक्षा करना, ये लोग को सही है। दूसरा है कि यदि निपटान स्थल का अधिभोगी निपटान नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसको जो प्राधिकरण है उसको निरस्त या निलंबित करना होगा, कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि संबंधित व्यक्ति को किसी भी विषाक्त या हानिकारक या प्रदूषण पदार्थ निस्तारण करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम इसका सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक देश के लेसमेयर द्वीप के आर पार एक बड़ी पूर्णतः अक्षुण्ण आइस शेल्फ जो है वो हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टूट गई। उपरोक्त अवतरण में किस देश का उल्लेख किया जा रहा है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा और सी न्यूजीलैंड तथा डी फिनलैंड। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि ये जो एलेस मेयर द्वीप है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों कनाडा में, जो कि 400 वर्ष पुरानी थी और जिसमें अभी हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो टूट गई थी दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी कनाडा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन बटन है उसको दोस्तों जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।